अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हम जो है फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और हम इसे किस तरह से जो है वो इस इशू को रिजॉल्व करते हैं, जिसे हम रिपीटिंग ग्रुप कहते हैं। और इसी तरह हम ये भी देखेंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है और हम इसे किस तरह से जो है वो ख़त्म करेंगे इसमें से, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जब हम रिपीटिंग ग्रुप ख़त्म करते हैं और प्राइमरी की डिफ़ाइन करते हैं तो हमारा टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये डाटाबेस जो है हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। और जब हम जो है हमारी डाटाबेस या टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और हम उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें तो हमारी डाटाबेस या हमारा टेबल जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमने सीखना है आज वो ये देखना है कि रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है और हम इसे किस तरह से ख़त्म करते हैं, और फिर उसके बाद हम किस तरह से प्राइमरी की डिफ़ाइन करते हैं। आप अभी वो जो कल हमने डायग्राम देखी थी उसको सामने रख लें। और इसी तरह से हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म किस तरह से अचीव करनी है, यानी पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है और हम इसे किस तरह से जो है वो ख़त्म करेंगे अपने टेबल में से या अपनी डाटाबेस में से। डाटाबेस में इसलिए कहता हूँ कि शुरू में वो एक ही टेबल होता है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, और बाद में जब हम ये वाली इश्यूज अंदर से रिमूव करते हैं, ये वाली अनोमलीज अंदर से ख़त्म करते हैं, तो हमारा एक टेबल जो है ना वो आगे फिर डिवाइड हो जाता है मल्टीपल टेबल्स में। जिस तरह हमने कल के लेक्चर में बात की थी कि वो टेबल के अंदर प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि वो एक ही टेबल में सारा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी मल्टीपल चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही टेबल में पड़ी हुई है। आज भी हम उन्हीं चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे और आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि हम नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आपने जो प्रीवियस लेक्चर का लास्ट वाला पार्ट था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं और इनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको साथ साथ जो है वो याद करवाने की कोशिश की थी। तो आप वही डेफिनेशंस और वही नॉर्मल फॉर्म जो है वो सारी याद रख लें। यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से लेके फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक 6 स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आप क्या काम करेंगे तो उस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। जिस तरह आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे पहुंचने के लिए आपको पार्शियल डिपेंडेंस रिपीटिंग ग्रुप खत्म करना होगा और उसके साथ साथ प्राइमरी की डिफाइन करनी होगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे जाने के लिए आपका टेबल या डेटाबेस जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले होनी चाहिए और उसमें से आप फिर जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे। इसी तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे जाने के लिए आपकी डाटाबेस या टेबल जो है वो पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसमें से आप फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म करेंगे। यही डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ यही डेफिनेशन है। ठीक है, आप आगे अगर थोड़ी बहुत चेंज होती है ना डेफिनेशन तो आपने इसको ऐसे ही कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं डिपेंडेंसी क्या होती है और फिर हम समझेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। डिपेंडेंट का आपको मतलब पता है। जिस तरह हम अक्सर जो है स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं अगर हमें पैसे पे करें या हमारी फ़ी पे करें तो हम चलते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं चल सकते। तो डेटाबेस के अंदर या एक टेबल के अंदर, आज बार बार मैं एक जो है ना वो अल्टरनेट वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, डेटाबेस और टेबल, क्योंकि ये एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, शुरू में एक टेबल होता है, बाद में उससे जो है वो मल्टीपल टेबल बन जाते हैं, लेकिन इस सारे को हम ओवरऑल डेटाबेस ही कहेंगे। तो इसलिए मैं बार बार लफ्ज़ जो है ना वो अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहा हूँ, डेटाबेस और टेबल का। ओके जी, तो डिपेंडेंसी से मुराद ये है कि हम जिस तरह अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो इसी तरह टेबल के अंदर जो आपके कॉलम्स होते हैं ना वो भी किसी एक कॉलम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और आप अब आपको पता है कि वो कौन सा कॉलम होता है जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था। बताएं हाँ आप जी, कौन सा कॉलम होता है जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं? एक ही कॉलम होता है हमारे पास जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी की के अंदर सिर्फ ये क्वालिटी होती है कि उसके अंदर ना तो वैल्यू रिपीट हो रही होती है और ना ही उसके अंदर नल वैल्यू होती है। इसलिए तो आपकी तमाम जो बाकी वैल्यूज़ होती हैं ना, बाकी जो पूरी रो होती है वो आपकी डिपेंड कर रही होती है प्राइमरी की के ऊपर। तो इसको हम डिपेंडेंसी कहते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर। और इससे मुराद क्या है ये भी समझ लें, क्योंकि आप प्राइमरी की से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं या बाकी सारी जो रो है वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रही है। मिसाल के तौर पे हम स्टूडेंट का टेबल लेते हैं। जिस तरह आपका जो स्टूडेंट का टेबल होगा जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, उसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, आपका रोल नंबर लिखा होगा, फिर आपका नाम लिखा होगा, फिर आपका फादर नेम लिखा होगा, फिर आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सो ऑन। तो ये जितनी भी चीज़ें आपकी इस टेबल के अंदर लिखी हुई हैं जिसमें आपका डाटा पड़ा हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? प्राइमरी की के ऊपर। और हम प्राइमरी की क्या डिफाइन करते हैं आमतौर पर इस तरह के टेबल के अंदर? वो होती है हमारे जो है वो रोल नंबर होता है, क्योंकि रोल नंबर आपका ऐसा जो है वो कॉलम है
ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिक होता है, यानी उसमें रिपीट नहीं हो रहा होता, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपके वहाँ पे नल वैल्यू भी नहीं होती, यानी आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कॉलेज के अंदर जिसका रोल नंबर ना हो। तो लिहाजा हमें समझ आ गई कि हमारी प्राइमरी की जो बन सकती है ना, वो फिर रोल नंबर ही बन सकती है, क्योंकि रोल नंबर में ये दोनों क्वालिटीज़ हैं कि वो यूनिक भी है, यानी उसमें वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती, दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, एक बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें नल नहीं हो सकता, यानी ऐसा कोई स्टूडेंट हमारे पास एडमिट नहीं है, हमारे पास दाखिल नहीं है जिसको रोल नंबर ना मिला हो। तो लिहाजा हर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। तो लिहाजा इस वाले कॉलम के अंदर दोनों क्वालिटीज़ आ गई, यूनिक वाली भी क्वालिटी आ गई और नॉट नल वाली भी क्वालिटी आ गई, यानी इसमें वैल्यू एम्प्टी नहीं होंगी। तो अब देखें ज़रा, अगर हमें रोल नंबर पता है तो क्या हम बाकी वैल्यूज़ मालूम नहीं कर सकते? मिसाल के तौर पर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जी, रोल नंबर जो है वो 205 जो है उसका नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं। मैं कहता हूँ जी रोल नंबर 205 के फादर नेम क्या है? तो आप बता सकते हैं, टेबल में हमने जो है इसी तरह से जो है सबको लिंक किया हुआ है। अच्छा, मैं कहता हूँ रोल नंबर 205 का एड्रेस क्या है? तो क्या आप पहले मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम बताएं पहले? नहीं, आपका रोल नंबर जब असाइन हो गया हुआ है तो हम उसके जो है वो एड्रेस भी बता सकते हैं, हम उसका फादर नेम भी बता सकते हैं, हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी बता सकते हैं, हम उसका नेम भी बता सकते हैं, हम उसके मार्क्स भी बता सकते हैं, क्वालिफिकेशन भी बता सकते हैं हम उसकी जो है। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि हमारा ये जो है कॉलम, जिसे हम प्राइमरी की कह रहे हैं, जिसे हम रोल नंबर कह रहे हैं, आपके बाकी सारे कॉलम जो हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करेंगी। ओके जी, तो अब हम जो है वो समझ लेते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। डिपेंडेंसी की आपको समझ आ गई होगी, उसी को हम जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन जो है वो पहली तकरीबन 2 लाइनों में लिखी हुई है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स, कि ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये जो हमारे पास डिफरेंट किस्म की कॉलम की वैल्यूज़ होती हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इट मीन्स दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। अगर हमें एक एट्रीब्यूट की वैल्यू का पता होगा तो हम, ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम दूसरे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ जो है ना उसी एट्रीब्यूट से फाइंड कर सकें। ठीक है जी, तो वैल्यू सारी बातें पहले होंगी तो फिर हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन होगी। एग्जांपल आपने कहाँ से करनी है? एग्जांपल आगे अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएं, वहाँ पे पहले 2 लाइनों में इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। एग्जांपल आपने साथ लाजमन करनी है, क्योंकि अब से जितनी भी चीज़ें ना हमारे पास, इनको आप एग्जांपल के बगैर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो आप लिख लें सेकेंड पैराग्राफ के शुरू में, फॉर एग्जांपल, इफ़ वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नोन, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम। यानी अगर हमें, जिस तरह मैंने रोल नंबर कहा था, उसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कह दिया है, तो कहता है अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का पता है तो आप इस स्टूडेंट का नेम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स दैट द स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि स्टूडेंट नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर जो है। ठीक होगा जी। इसको हम लिखेंगे किस तरह से? इसके नीचे अगर आप देखें लिखा हुआ है उसने रजिस्ट्रेशन नंबर, आगे एक तीर का निशान लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम किस तरह से जो है ना इसको लिखते हैं। इस चीज़ का आपने अच्छी तरीके से जो है ज़हन नशीन कर लेना इस चीज़ को, कि इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है। पढ़ेंगे किस तरह से कि हमारे पास स्टूडेंट नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर जो है। ठीक है, लिखेंगे इसी तरह से कि रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे तीर का निशान लगा के आगे लिखेंगे स्टूडेंट नेम, लेकिन पढ़ेंगे इस तरह से कि स्टूडेंट नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर। यानी आप इसको आसानी के लिए इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर का पता हो तो हम स्टूडेंट नेम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात जी? तो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन भी होगी और उसके साथ साथ हमारे पास जो है इसकी एग्जाम्पल और लिखने का तरीक़ेकार भी हमें पता चल गया। ओके जी, हम आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाता है फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम किस तरह से जो है वो पढ़ेंगे या इसकी डेफिनेशन करेंगे? तो जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी उसी के मुताबिक इसकी डेफिनेशन करनी है। तो इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है रिलेशन इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF इफ़, आगे अगर इसने लिखा हुआ है इफ़ इट डज नॉट कंटेन अ रिपीटिंग ग्रुप, तो आप इस तरह लिखने के बजाय आप इसे इस तरह से कर लें, इफ़ वी रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप, कि अगर हम जो है इसमें से रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव कर दें, एंड डिफाइन द प्राइमरी की,
और प्राइमरी की जो है वो साथ डिफाइन कर दें। तो लिहाजा हमारा जो टेबल होगा फिर वो क्या करेगा, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डेफिनेशन होगी इसकी जो है, तो आपने इसी तरह इसको लिख लेना जिस तरह मैंने बताया है। और इसके बाद अगर आप आगे देखें तो आपने उसको याद करना है कि रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है। अ रिपीटिंग ग्रुप, इसका आप अलग से निशान लगा लें। अ रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स दैट मे अक्कर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ टपल, यानी ऐसी वैल्यूज जो है वो जिनकी वैल्यूज ज़्यादा आ जाएं एक रो के अंदर, उनको हम रिपीटिंग ग्रुप कहेंगे। ठीक है जी, डेफिनेशन आप फिर कर लें। अ रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स, यानी कोई एक या ज़्यादा वैल्यूज जो हमारे पास होती हैं, दैट में अकर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स में जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो, तो उनको हम कहेंगे कि वो हमारा रिपीटिंग ग्रुप है। तो पहली लाइन डेफिनेशन होगी हमारी, और पहली लाइन के एंड से आपने रिपीटिंग ग्रुप जो है इस यहाँ से स्टार्ट करके रिपीटिंग ग्रुप की डेफिनेशन भी आपने साथ लाजमन करनी है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो है। ठीक है जी, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन होगी हमारे पास, अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ वी रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप। इसके आगे आप तीर का निशान लगा के ऊपर लिख लें, एंड डिफाइन द प्राइमरी की, जो कि हमने पहले पढ़ा था। तो ये दो चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। रिपीटिंग ग्रुप की डेफिनेशन इससे आगे आ जाएगी। अ रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स दैट मे अकर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ टपल जो है। तो ऐसी आइटम्स जो एक से ज़्यादा दफ़ा जो है एक रो के अंदर आ रही हों, हम उनको रिपीटिंग ग्रुप कहेंगे। आसानी के लिए अगर आप देखें नीचे टेबल में तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास अकाउंटेंट नंबर है 21, इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो एक एक वैल्यू सारी आ रही है, तो यहाँ पे कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं, इस वाली रो में रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। अगर आप दूसरी वाली को देखें तो अकाउंटेंट नंबर 35 है, तो यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप 3 है। कौन कौन से 3 है? स्किल नंबर भी रिपीटिंग ग्रुप है क्योंकि 35 के अगेंस्ट 3 वैल्यूज आ रही हैं। स्किल कैटेगरी भी रिपीटिंग ग्रुप है क्योंकि ये भी 35 के अगेंस्ट 3 वैल्यूज आ रही हैं। प्रोफिशिएंसी नंबर जो है ये भी रिपीटिंग ग्रुप है क्योंकि ये भी 35 के अगेंस्ट 3 वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या अकाउंटेंट नेम जो है वो रिपीटिंग ग्रुप है? चेक करें जरा। तो 35 के अगेंस्ट कितने अकाउंटेंट नेम आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, तो ये रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। अकाउंटेंट एज जो है ये रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, वो 32 आ रही है। ग्रुप नंबर जो है ये रिपीटिंग ग्रुप नहीं है क्योंकि वो भी एक ही आ रहा है, 35 के अगेंस्ट 44 आ रहा है। ग्रुप सिटी जो है वो भी एक ही है, वैल्यू आ रही, तो ये भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। और ग्रुप सुपरवाइजर जो है वो भी एक ही आ रहा है, तो ये भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। तो यहां से आपको फिर समझ आ गई कि कौन सी वैल्यूज जो हैं वो एक वैल्यू के अगेंस्ट रिपीट हो रही हैं, उनको हम रिपीटिंग ग्रुप कहेंगे। और वो हमारे पास 3 आए, 3 कॉलम है जो रिपीट हो रहे हैं, स्किल नंबर, स्किल कैटेगरी, प्रोफिशिएंसी नंबर, तो हम इनको रिपीटिंग ग्रुप कहते हैं। अब मेरा ख्याल है आपको डेफिनेशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि जो ऐसी वैल्यूज जो एक वैल्यू के अगेंस्ट हमारी रिपीट हो रही हैं हम उनको रिपीटिंग ग्रुप कहेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 3 रिपीटिंग ग्रुप है, स्किल नंबर, स्किल कैटेगरी, प्रोफिशिएंसी नंबर। डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि हमने रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना है। रिमूव करने का आसान तरीका जो है ना वो आप देख लें किस तरह से रिमूव करना है। कि हमारे पास 35 के अगेंस्ट तीन स्किल नंबर और 3 स्किल कैटेगरी और 3 प्रोफिशिएंसी नंबर आ रहे हैं, तो आप इनको 35 के साथ अलग अलग लिख लें तो रिपीटिंग ग्रुप खत्म हो जाएगा। कैसे? अगर आप नीचे वाला टेबल देखें, नीचे वाले टेबल में अगर आप देखें तो हमने रिपीटिंग ग्रुप खत्म कर दिया हुआ है। कैसे जी? 35 के अगेंस्ट भी 113 लिख लिया है, 35 के अगेंस्ट फिर हमने 179 भी लिख लिया स्किल नंबर के अंदर, और 35 के अगेंस्ट से हमने 204 भी लिख लिया है। अब देखें ऊपर वाले टेबल में 35 के अगेंस्ट 3 वैल्यूज रिपीट हो रही थी, रिपीट नीचे भी हो रही हैं, लेकिन हमने उनको अब अलग अलग करके लिख लिया है, तो हम कहते हैं हमने रिपीटिंग ग्रुप खत्म कर दिया। इसी को हम रिपीटिंग ग्रुप रिमूव करना कहते हैं। कुछ भी नहीं किया हमने सिर्फ ये किया, चूंकि 3 वैल्यूज आ रही थी तो 3 रोज बना के अलग अलग 35 उनके साथ लिख दिया है। इसी तरह नीचे जो हमारे पास अकाउंटेंट नंबर 77 आ रहा था, उसकी 2 स्किल कैटेगरी, 2 स्किल नंबर और 2 प्रोफिशिएंसी नंबर आ रहे थे, तो हमने उनको भी अलग अलग करके लिख दिया है। तो ये रिपीटिंग ग्रुप खत्म हो गया। दूसरा काम हमने क्या करना था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में? दूसरा काम हमने ये करना था कि हमने जो है प्राइमरी की डिफाइन करनी थी। तो इस पूरे टेबल को देखते हुए ना हमने एक प्राइमरी की डिफाइन कर ली है, और वो हमारी बनी है कंपोजिट प्राइमरी की, क्योंकि हमने 2 कॉलम को मिला के बनाया। एक कॉलम से आपका काम नहीं चल रहा था। कैसे नहीं चल रहा था? अगर आप देखें अकाउंटेंट नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, 21, 35, 35, 35, 50, 77, 77। अगर हम इस अकेले को हम जो प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि प्राइमरी की पहली प्रॉपर्टी जो है वो यूनिक होनी चाहिए वैल्यूज। अगर हम जो स्किल नंबर को देखें, आमतौर पर ना नंबर टाइप जो हमारे पास कॉलम होते हैं ना वही प्राइमरी की बनते हैं।
स्किल नंबर को अगर आप देखें तो ये भी रिपीट हो रहा है, 113, 113, 179, 204, 179, 148, 179, ये भी रिपीट हो रहा है। प्रोफिशिएंसी नंबर को अगर हम देखें तो ये भी रिपीट हो रहा है, 3516266, ये भी रिपीट हो रहा है। अच्छा, अगर हम अकाउंटेंट एज तो ज़ाहिर बात है रिपीट होगी। हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी एज जो है वो सेम हो, क्लास फेलोज जो हैं, तो अकाउंटेंट एज जो है वो भी रिपीट हो रही है, ग्रुप नंबर जो है वो भी रिपीट हो रहा है। तो नंबर्स जो हैं, अगर मैं सिर्फ उनकी बात करूं जिनमें नंबर्स आ रहे हैं जिन कॉलम्स में, तो उनमें सब में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ से हमें एक बात कंफर्म होगी कि हम सिंगल कॉलम को जो है फिर प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि प्राइमरी की क्वालिटी ही ये है कि उसमें वैल्यूज रिपीट ना हो और नल ना हो। चले, हमने ये तो देख लिया कि नल तो किसी में भी नहीं है, लेकिन दूसरी क्वालिटी जो है, जो मेन क्वालिटी है बल्कि, वो पूरी नहीं हो रही कि आपकी वैल्यूज जो हैं वो रिपीट हो रही हैं इनमें। तो हमने फिर क्या किया, हमने दो कॉलम्स को मिलाकर जो है वो प्राइमरी की बना ली। यानी हमने क्या कर लिया, अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर को मिला के हमने प्राइमरी की बना लिया। अभी आप शुरू में आपके पास एक्सपीरियंस अभी कम है, तो आप हो सकता है शुरू में प्राइमरी की डिफाइन ना कर सकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप आसानी से प्राइमरी की डिफाइन कर लिया करेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर मिला के जो है वो प्राइमरी की बन गई। अब देखें ये वैल्यूज जो है ना ये यूनिक हैं। किस तरह से, अकाउंटेंट नंबर हमारे पास 21 और 113। अब 21 और 113 इकट्ठा दोबारा कभी भी नहीं आएगा। अगर आप देख लें 35 और 113 आ रहा है, 21 और 113 नहीं आएगा। और अगर 35 और 113 आ गए तो दोबारा 35 और 113 नहीं आएगा। तो लिहाजा हम कहते हैं अब ये वैल्यूज जो हैं वो यूनिक भी हो गई हैं मिला के दोनों, और इनमें जो है वो एम्प्टी भी नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास ये फिर प्राइमरी की बन गई। तो दो ही हमने काम कहे थे कि हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो है एक तो रिपीटिंग ग्रुप खत्म करना है, और दूसरा काम हमने कहा था कि हमने प्राइमरी की डिफाइन करनी है। दोनों काम हमने कर लिए, तो हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो अचीव हो गई। डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर बता दी है। पहली लाइन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन है पहले पैराग्राफ के अंदर, और दूसरी लाइन के अंदर जो है वो आपकी रिपीटिंग ग्रुप की डेफिनेशन है, आपने दोनों करनी है। अच्छा, इसके बाद जो है आप आ जाएं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी में थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंट है, ये बात आपने याद रखनी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने बात की थी कि पॉसिबल है कि आप दूसरी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। यहाँ पर उस पॉसिबल को ना हम कहते हैं कि डेड श्योर है कि आपकी वो वैल्यू फाइंड ही उसी से होगी। ठीक है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी से मुराद ये है।